डॉक्यूमेंटेशन टू बी अ लीगल इन पुर्तगाल। और मैं हर एक को रिकमेंड करता हूँ, पर्टिकुलरली ख़ुसूसी तौर पे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, जो लोग यहाँ पर आना चाहते हैं बिल्कुल उनको आना चाहिए। यहाँ पर आपकी सेकंड नेशनैलिटी के लिए, एक यूरोपियन टच के लिए इस सेंस में, क्योंकि यहाँ पर इस वे ऑफ लाइफ, जॉब पोजीशन, रेंटल पोजीशन इट्स अ काइंड ऑफ टफ, लेकिन द वे थिंग्स आर शिपिंग अप इन पाकिस्तान एंड इंडिया एंड बांग्लादेश एंड नेपाल एंड ऑल दोज एरियाज, आई विल हाईली रिकमेंड एवरीवन टू टेक अपॉर्चुनिटी एंड बी लीगल हेयर। कोशिश करें कि डंकी लगा के ना आए, इलीगल तरीके से ना आए, लीगल तरीके से यहाँ आए। और आने से पहले यहाँ के जो है ना अपने अंदर कोई कैपेबिलिटी ज़रूर पैदा करें। अगर आपके आने में अगर 6 महीने हैं, फ़र्ज़ किया, ये 1 साल लगेगा अभी आपको या 2 साल लगेगा, और लेकिन इस दौरान में ना कोई हुनर सीख लें। किसी पान वाले की दुकान पे, किसी ये जो है ना वो मोटरसाइकिल लिए उधर निकलिए, रात के 3 बजे चले आ रहे हैं, सारी रात टिकटॉक पे बैठे हुए हैं। लैंग्वेज लैंग्वेज लैंग्वेज, स्किल 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 टू बिल्ड अप योर फ्यूचर। जी, वी आर कैनेडियन रोड ट्रैकर, ब्लॉगर, रियल्टर हेयर इन लिस्बन। मैं यहाँ पर एक किसी साहब के पास आया हुआ था, इनको आए हुए कितना टाइम हुआ आपको? तकरीबन 1.5 साल। 1.5 साल इनको हो चुका है। और माशाल्लाह ये अपना, मैं थोड़ा सा ना आपको इनका बिज़नेस दिखाता हूँ। ये माशाल्लाह अपना काम कर रहे हैं और ही इज़ वेरी हैप्पी व्हाट ही इज़ डूइंग, इज़ ऑन वे टू बिकम टू गेट अ TRC वेरी सून इंशाल्लाह। तो चले मैं इनसे कुछ क्वेश्चन करता हूँ। ये हमारे भाई हैं, तो इनसे जो पहला क्वेश्चन है मेरा वो यही होगा कि आप यहाँ पर किस लिए आए, आपका क्या था? ये दुबई में होते थे, उसके बाद ये यहाँ पर आए, इनको तकरीबन 1.5 साल हो चुके हैं। और इनकी पुर्तगाल में आने की क्या रीज़न्स थी, इनके सारे तजर्बात, इनके पेपर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस, इनसे पेपर से रिलेटेड इनके जो भी सवालात हैं वो सारे मैं इनसे करूँगा। तो जस्ट सिट टाइट, it may be a little 10 minutes 15 minutes video and you guys will have lots of information inshallah। चलें जी, ये रहे जी। तो अपने पहला जो क्वेश्चन था मेरा, पहला जो क्वेश्चन था मेरा, क्या नाम है, उसके सिलसिले में था आपका किस लिए आपका आना हुआ यहाँ पर? जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, सबसे पहली बात तो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह दुबई में इस्टेब्लिश ही थे, लेकिन चूँकि गल्फ़ कंट्रीज़ के अंदर ये प्रॉब्लम होता है कि आप को वो लीगलाइज स्टेटस नहीं देते, आप जितना मर्ज़ी टाइम गुजार लें, इसलिए सेकंड नेशनैलिटी के लिए बेसिकली मूव हुए इधर। तो बाकी तो दुबई आपको पता ही है कि इज़ अ मुस्लिम कंट्री, तो उसमें ज़्यादा बेहतर चीज़ें हैं यहाँ से, लेकिन यहाँ पे हालात बेहतर ही समझे, बेहतर ही फील किए, तभी इधर मूव हुए। अच्छा, मैं कर लीजिएगा। अच्छा, मुझे क्या नाम, मैं दूसरा क्वेश्चन जिनके साथ है, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा इसके अंदर, कि प्रोसेस ऑफ TRC, जो भी यहाँ का टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड होता है या जो कुछ भी होता है, इस सिलसिले में मुझे इनसे थोड़े से क्वेश्चंस हैं, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन जो है मेरे पास, मेरे सब्सक्राइबर जितने भी क्वेश्चंस हैं यही पूछ रहे हैं कि भाई के प्रोसीजर, वैसे तो यूट्यूब के ऊपर बेतहाशा है, लेकिन ये करंट है जिससे ये गुज़र रहे हैं, तो इस सिलसिले में ये थोड़ी सी रोशनी डालेंगे। तो चलें, क्या नाम है, मुतीउर रहमान साहब, चलें आप मुझे बताइए कि आपका ये प्रोसेस ऑफ TRC क्या है? जी, सबसे पहले जब यहाँ पे एंटर होते हैं तो बेटर है कि जो बंदे लीगल तरीके से, यानी कोई शेंजन कंट्री, किसी भी शेंजन कंट्री में एंटर होते हैं, तो उसके बाद जो फ़्लाइट या ट्रेन या बस लेके पुर्तगाल के अंदर आते हैं, तो आप अपनी लीगल एंट्री करवाएं। उसका तरीक़ाकार ये होता है कि आप किसी होटल के अंदर जाके 1 रात या 2 रात स्टे करें, उसके बाद वो आपको एक होटल का एक बिल देते हैं, वो आपकी लीगल एंट्री का प्रूफ होता है। प्लस जो आपका बिल, जो आपका टिकट होता है बस का या बायर आने की सूरत में जो आपका कार्ड होता है, वो एज अ लीगल एंट्री यूज़ होता है। ठीक है, उसके बाद आपने मेरा ख्याल है किसी भी एजेंट के पास जाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली फ़ाइनेंस के ऑफ़िस चले जाएं। ठीक है, वो अपॉइंटमेंट पे आजकल काम कर रहे हैं, उनकी अपॉइंटमेंट लें, वहाँ पे जाएं,
उन्हें बोलें जी कि मुझे ये फ़ाइनेंस नंबर चाहिए, थोड़ी बहुत इंग्लिश भी वो बोलते हैं, थोड़ी बहुत बोलते हैं, ज़्यादा नहीं बोलते। तो विद विद एक इंट्रोड्यूसर, एक बंदा आपको इंट्रोड्यूस वहाँ पे करवा देगा, जिसका थोड़ी देर दिन के बाद नाम तब्दील हो जाता है वहाँ से आपके फ़ाइनेंस सर्टिफिकेट से। तो आपका फ़ाइनेंस बन जाएगा। उसके बाद आपको कुछ प्रूफ ऑफ एड्रेस चाहिए। प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए हर लोकेलिटी के अंदर एक ऑफ़िस होता है जिसको जुनता दी फ्रेगसिया कहते हैं, वहाँ पे वो प्रूफ ऑफ एड्रेस बन जाता है। अगर आप अपने नाम पे कुछ रेजिडेंस लेते हैं तो वही आपका प्रूफ ऑफ एड्रेस होता है, फिर आपको कहीं और से नहीं लेना पड़ता क्योंकि वो फाइनेंस में रजिस्टर्ड होता है। तो इसके बाद आपका सोशल सिक्योरिटी जिसको बोलते हैं, सुगरेंसिया सोशियाल कहते हैं यहाँ पे, वो नंबर बनता है। उसका भी एक सर्टिफिकेट होता है, वो आप बनवाएं। ये आपके टोटल 4 डॉक्यूमेंट हो गए। उसके बाद आपको जॉब कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। जॉब कॉन्ट्रैक्ट जहाँ पे आप जॉब कर रहे हैं वो जॉब कॉन्ट्रैक्ट आप लेंगे तो उसके बाद आप सेफ के अंदर जो इमिग्रेशन है यहाँ की, उसके अंदर आप ख़ुद से भी ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं जिसके अंदर आपकी जॉब कॉन्ट्रैक्ट है, जुनता है, प्रूफ ऑफ एड्रेस यानी कि, उसके बाद आपका फाइनेंस नंबर है, उसके बाद सोशल सिक्योरिटी नंबर है, उसके बाद आपका पासपोर्ट है। ये चीज़ें अपलोड होती हैं क्योंकि वो पुर्तगीज़ ज़बान में अगर आप ट्रांसलेटर यूज़ करेंगे तो आप इजीली खुद ये चीज़ें सारी कर सकते हैं। इनमें यह है कि आप जब ये काम खुद से करेंगे तो एक तो ऑलमोस्ट ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपके कुल मिला के 20-25-30 यूरो लग जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा नहीं लगेंगे। तो आपका काम हो जाएगा। फिर आपकी जब आपकी टर्न आएगी तो ऑटोमेटिकली आपकी ईमेल के ऊपर एक ईमेल आएगी कि जी आपकी बारी आ गई है। आप सेफ से अपॉइंटमेंट लेके तो आप जिस भी सेफ में जाना चाहें अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करें अपनी टीआरसी के लिए। तो बज़ाहिर तो बड़ा सिंपल प्रोसेस है लेकिन कुछ थोड़ा टाइम टेकिंग है। लेकिन बड़े यहाँ की जो अथॉरिटीज़ हैं बड़ी लीनियंट हैं, बड़ा कोऑपरेट करती हैं। कुछ नहीं करते होंगे लेकिन नॉर्मली बहुत कोऑपरेट करते हैं, बड़े अच्छे लोग हैं ये। अच्छा, ये तो खैर क्वेश्चन हो गया, क्या नाम है जो, अच्छा ये किस आर्टिकल के अंदर ये आता है जो आप जिसके अंदर अप्लाई करने की बात कर रहे हैं, या कोई इसको आर्टिकल नंबर कौन सा लगता है इसको? जी ये जॉब बेस्ड जिसको बोलते हैं आर्टिकल 88 होता है ये, ठीक है। ये जॉब बेस्ड होता है। तो इसके अंदर ये जो प्रोसीजर मैंने आपको बताया ये जॉब बेस्ड के लिए है। अगर आप सेल्फ़ एम्प्लॉयड हैं तो बाकी सारा प्रोसीजर सेम ही होता है। वर्क कॉन्ट्रैक्ट की जगह आपके जो सेल्फ़ एम्प्लॉयमेंट की सूरत में यहाँ पे फाइनेंस से एक सर्टिफिकेट बनता है वो लगता है। तो उसमें आपका आर्टिकल 89 होता है जिसमें आप सेल्फ़ एम्प्लॉयड होते हैं। यानी इसका मतलब है कि जो आप अपना बिज़नेस खुद कर रहे हैं, आते साथ ही आपने कोई बिज़नेस लिया है या उस सिलसिले में आप बात कर रहे हैं? जी जैसा कि मैंने बताया था कि ये बड़े लीनियंट हैं, बड़ा कोऑपरेट करते हैं। तो आपको सच आते हुए आप मतलब सेकंड थर्ड डे जब आपके पास 1-2 डॉक्यूमेंट्स आ जाएं तो आप अपना बिज़नेस खुद से स्टार्ट कर सकते हैं। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके पास टीआरसी हो, रेजिडेंस ना भी हो तब भी आप बिज़नेस कर सकते हैं और ये 100% लीगल है। तो इसमें कोई इतनी लंबी चौड़ी मतलब रॉकेट साइंस नहीं है। साइंस यही है कि यहाँ पे थोड़ा लैंग्वेज का प्रॉब्लम आता है। लैंग्वेज बेहतर है कि मतलब जो भी दोस्त आएँ कम अज़ कम उसको अच्छे से कोशिश करें कि जैसे भी आप पुर्तगीज़ लैंग्वेज है वो सीख के आएँ, तो वो उन्हें काफ़ी आसानी देगी। बाकी आप बिज़नेस अपना कर सकते हैं। अच्छा, इस सिलसिले में मेरा क्वेश्चन है, जिस तरह हम लोग शिकागो वगैरह में होते थे तो लैंडलॉर्ड हमसे कभी भी नहीं पूछता था, और उस ज़माने में यकीनी बात है व्हेन आई स्टार्टेड दैट आई वाज अ स्टूडेंट, माय लैंडलॉर्ड नेवर आस्क्ड मी कि यू आर गोइंग टू स्टार्ट अ बिजनेस, यू आर गोइंग टू हैव अ रेस्टोरेंट, तो उसके लिए आपके पास रेजिडेंसी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। तो लैंडलॉर्ड इस सिलसिले में क्या क्वेश्चन करते हैं? सर नॉर्मली तो लैंडलॉर्ड जो है ना, अगर कोई बहुत ही कंसर्न हो इसके बारे में तो वो बोल देता है कि भाईजान ये चीज़ यहाँ पे नहीं कर सकते। अदरवाइज़ नॉर्मली अब फ़र्ज़ करें कि आपने रेस्टोरेंट स्टार्ट करना है तो आपकी प्रीमिसेस उसके हिसाब से रेडी होनी चाहिए। लाइक यहाँ चिमनी बनती है, स्पेशली डक्ट बनती है, वो तो
नहीं, लीज़ की हद तक कोई भी बंदा आपसे नहीं पूछेगा, कोई एतराज़ नहीं। वो सिर्फ सिंपल यही कहेगा कि मेरी जो जिस तरह आप ले रहे हैं ना प्रेमिसेस, जिस तरह मेरी प्रॉपर्टी ले रहे हैं, मुझे वापस भी ऐसी चाहिए। इसलिए वो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करते, वो सिर्फ अच्छा, यही। ये मेरा क्वेश्चन अब दोबारा टीआरसी की तरफ आ रहा है। तो क्या नाम है, इस सारे प्रोसीजर के अंदर टाइम कितना लगता है कि जब आपको जो टेम्प्रेरी रेजिडेंट कार्ड जो है, ये सारी बातें बता दी कौन कौन से आर्टिकल लगते हैं, और तो और ये सारे डॉक्यूमेंट इकट्ठे किए जाते हैं, तो इस सारे प्रोसीजर के अंदर टाइम कितना लगता है? अब बेसिकली मैं आपका सवाल थोड़ा सा समझना चाहूँगा कि डॉक्यूमेंट्स बनने के बाद और टीआरसी आने तक। जी जी, पोस्ट कोविड में तो ये सिचुएशन तकरीबन 2.5 साल पे पहुंच गई थी। अब ये होपफुली ये लग रहा है कि 1.25-2 साल में आपकी मतलब सैफ में बारी आ जाती है। मतलब सैफ में जब आपने फ़ाइल लॉक करवाई है तो उसके बाद आपकी तकरीबन आजकल 1.25-2 साल में बारी आ रही है। तो जब कोविड था तो कोविड के दिनों में तो लोगों ने 3-3 साल इंतज़ार किया है, लेकिन अब इनकी गवर्नमेंट ने भी काफ़ी पॉजिटिव इनिशिएटिव्स लिए हैं। प्रेसिडेंशियल ऑर्डर भी इसके ऊपर आया है कि जो हमारे पास सेफ में इतनी ज़्यादा जंक काम का इकट्ठा हुआ है, उसके लिए उन्होंने बेसिकली डेडलाइन दी हुई है कि इसमें हमने उसको क्लियर करना है। ये स्पेसिफ़िक टाइम फ्रेम है उनके पास जिसमें उन्होंने इस काम को निकालना है। अब देखें, ज़ाहिर बात है एप्लीकेंट बहुत ज़्यादा हैं, यहाँ पे इमिग्रेशन के लिए लोग बहुत ज़्यादा आते हैं, CPLP कंट्रीज़ से भी आते हैं, हमारी थर्ड वर्ल्ड से, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश से। थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करेंगे CLP कंट्रीज? ये जो बेसिकली पुर्तगीज़ स्पीकिंग कंट्री हैं, जो पुर्तगीज़ की पुरानी कॉलोनीज़ थी, लाइक ब्राज़ील हो गया, कैप वर्द हो गया, अंगोला हो गया, इस तरह के, इंक्लूडिंग इंडिया का वो जो है गोवा, वो भी CPLP में ही आता है। अच्छा, एक और क्वेश्चन इस सिलसिले में जाता है, ये डिजिटल नोमैड, तो इसको कौन सा आर्टिकल लगता है, अगर आपको कुछ थोड़ी सी नॉलेज हो? क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं पाकिस्तान के अंदर जो ऑनलाइन काम कर रहे हैं, या इनकी जॉब जो इनका कॉन्ट्रैक्ट वगैरह तो यहाँ पर नहीं है, इनके कॉन्ट्रैक्ट तो आउटसाइड ऑफ द पुर्तगाल है, तो उसको यहाँ की गवर्नमेंट कितना इंटरटेन करे? अगर कोई नॉलेज आपको है तो बता सकते हैं, अदरवाइज इट्स नो इश्यू। जी, मुझे एग्जैक्टली कंफर्म नॉलेज तो नहीं है, लेकिन जितनी मेरी नॉलेज है उसके मुताबिक तो ये वर्क परमिट के अंदर ही, वर्क के अंदर ही आता है। वर्क जो आर्टिकल है यानी 88, ये उसी के अंदर उन्होंने इंक्लूड किया हुआ है, क्योंकि जो भी आपकी सैलरी कहीं बाहर से आएगी उसके ऊपर ये आपसे जो भी इनका टैक्स है वो लेंगे, तो उसके लिए ये वही वर्क परमिट चलाएंगे। हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि वो वर्क परमिट अलहदा से बनाएं, लेकिन जो आपकी इनकम आ रही है उसके ऊपर उन्होंने टैक्स लेना है, तो ये उसी को उसके अंदर इंक्लूड करेंगे 88 के अंदर ही। अच्छा, इसके बाद वाला मेरा क्वेश्चन जो आ रहा है, क्या नाम है, गो आप चूँकि यहाँ पर काम कर रहे हैं, माशाल्लाह आपका काम सही चल रहा है, आपकी जॉब वगैरह सही है, लेकिन इन जनरल मेरा क्वेश्चन है जो बहुत सारी दुनिया यहाँ पूछती है जो मुझे भी अपना कोई थोड़ा बहुत इत्तफाक हुआ वहाँ पता करने का, कि यहाँ की जॉब पोजीशन क्या है, लोगों को क्या आसानी से जॉब मिल जाती है, अगर मिलती है तो किस चीज़ के अंदर मिलती है, या वो क्या किस किस्म की लैंग्वेज तो है, वो तो मुझे भी अंदाज़ा है कि यहाँ लैंग्वेज सीख के आना चाहिए, लेकिन किन जॉब्स को या क्या सीख के आए वहाँ पर, ताकि यहाँ पर जिस तरह वेल्डिंग वगैरह से रिलेटेड है या इस किस्म की जो चीज़ें हैं, जिस तरह इलेक्ट्रिकल है, वेल्डिंग है, कार मैकेनिक है, या जो कुछ भी है, तो यहाँ पर जॉब की पोजीशन इन जनरल कैसी है? देखिए, भाई का सवाल जो है ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और आपके पास कुछ ना कुछ हुनर ज़रूर होना चाहिए। ठीक है, हुनर से मुराद ये है कि आप ऑटोमोबाइल में भी जा सकते हैं, आप वेल्डर भी बन सकते हैं, आप प्लम्बर भी बन सकते हैं, मेसन भी हो सकता है, कारपेंटर भी हो सकता है। ये तो वो जॉब्स हैं ना जो बाय हैंड करनी है। ठीक है, इसके अलावा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर बेशुमार उसकी ब्रांचेस हैं, वहाँ पे भी जा सकते हैं। आई थिंक जो गैर हुनरमंद लोग हैं ना, उनके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड ही प्रॉब्लम है, कि बेहतर है कि आप कुछ हुनर सीख के आएँ। एक लैंग्वेज भी एक हुनर है, लेकिन मतलब वो तो एक टूल है, लेकिन आपके पास अगर हुनर हो तो आपकी सिचुएशन काफ़ी बेहतर होती है, क्योंकि यहाँ पे बिल्डिंग मेंटेनेंस की अगर फ़र्ज़ करें बात करें तो वो भी एक हुनरमंद काम है।
वो अगर आप करें तो आप अच्छी खासी इनकम आ जाती है आपकी नॉर्मली। ट्रक ड्राइविंग से रिलेटेड आप क्या बोलते हैं? अगर ट्रक ड्राइवर यहाँ पर आता है तो उसकी है डिमांड यहाँ पर? जी सर, ट्रक ड्राइवर, बस ड्राइवर यानी हैवी ड्यूटी ड्राइवर्स की तो सारी दुनिया में डिमांड है, यहाँ पे भी डिमांड है। अगर अगर तो हम कंपेयर करते हैं कि जी हमें कनाडा के बराबर सैलरी मिल जाएगी तो नहीं मिलेगी, सॉरी। लेकिन यहाँ पे इस तरह के स्किल्ड वर्कर्स की भी डिमांड काफ़ी है। ट्रक ड्राइवर्स यानी जो हैवी ड्यूटी ड्राइवर है, क्रेन ड्राइवर है, ट्रक ड्राइवर है, या जो भी स्किल्ड वर्कर रेलिवेंट टू कंस्ट्रक्शन फील्ड, तो उनकी भी काफ़ी डिमांड है। अच्छा, क्वेश्चंस मेरे बहुत सारे हैं। व्यूअर्स सिट टाइट, अगर चाहे तो पॉपकॉर्न और पॉप वगैरह अपनी पकड़ लें आप, क्योंकि क्वेश्चन अभी और भी बहुत सारे आने वाले हैं। मैं चाहता तो इसको 3 पार्ट में भी कर सकता था, लेकिन ਆਪਾਂ हो जे बंदे है ਜਿਹੜੇ ਇੱਕੋ ਝਟਕੇ 'ਚ ਮੁਕਾ ਦੇਣ वाले। तो अब ये लास्ट क्वेश्चन मैं इनसे कर रहा हूँ, चूँकि ये टेलीफोन एसेसरीज़ की दुकान के ऊपर हैं। लास्ट तो नहीं है, बल्कि इट्स ऑन द वे टू द डिफरेंट अदर क्वेश्चंस। तो जिस तरह मेरे से पूछते हैं, कनाडा में पूछते हैं अबाउट कि मोबाइल शॉप का, जी हम दुबई में मोबाइल शॉप पे काम करते हैं या फ़लानी जगह मोबाइल शॉप पे काम करते हैं, तो कनाडा में इसकी कोई डिमांड नहीं है, क्योंकि अब हर कोई जो नया आईफोन लेता है, नया सैमसंग का फ़ोन लेता है। तो यहाँ पर इसके बारे में आप क्या नाम है बताइएगा कि अगर इस तरह के काम में यहाँ लोग आना चाहते हैं तो क्या इसकी यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है? फ़ोन एसेसरीज़ हो गई, फ़ोन रिपेयरिंग हो गई, कंप्यूटर रिपेयरिंग हो गई। जी बिल्कुल, यहाँ पे मतलब वही ना, स्किल्ड वर्कर की जब बात करते हैं तो स्किल्ड वर्कर में ऑब्वियसली ये आते हैं, लेकिन यहाँ पे इतने एडवांस फ़ोन लोग यूज़ नहीं करते। यहाँ रिपेयर का काम अगर किसी को आता है तो बहुत अच्छा है उसके लिए, मतलब बड़ा अच्छा टूल है। हार्डवेयर रिपेयर करता है कोई, सॉफ्टवेयर का काम इतना ज़्यादा नहीं होता ज़रूर है, वो भी एक टूल है। तो इन मोबाइल में बात कर रहा हूँ, मोबाइल में सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर आपको आता हो तो आपके लिए काफ़ी प्लस पॉइंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर दोज पीपल जो फैमिली के साथ यहाँ आते हैं या इन जनरल आते हैं, ये रेजिडेंशियल का क्या हिसाब किताब है? यहाँ मकान क्या आराम से मिल जाते हैं और कितने में मिलते हैं, और उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या होती है अगर लैंडलॉर्ड्स वगैरह क्या चाहते हैं? सर ये बड़ा एक कम्प्रीहेंसिव सवाल है और इसका जवाब भी काफ़ी लंबा है। अगर हम फ़िलहाल बात स्टार्ट करते हैं लिस्बन से, तो हम इस वक्त लिस्बन से थोड़ा सा दूर यानी 20 किलोमीटर दूर लिस्बन के सबर्ब में है ये इलाका। तो इसको वेंदा दे पिनेरो कहते हैं। तो काफ़ी मतलब ये पहले छोटे छोटे गांव हुआ करते थे, अब तो माशाल्लाह काफ़ी डेवलप हो गया ये। तो ये खालिद भाई ने आपको, हाँ जी, इस्लामाबाद जैसा, और वेदर भी बहुत अच्छा है यहाँ पे, लिस्बन से कोई 4 डिग्री कम होता है। तो यहाँ पे भी रिहायशी मिलना खासा मुश्किल है, लेकिन ये है कि यहाँ पे आप ये समझ लें कि अगर हम 1 बेड की बात करते हैं, स्टूडियो नहीं 1 बेड की हम बात करते हैं, जिसमें 1 बेड आपको तकरीबन 800 850 तक मिल जाता है। जबकि यही चीज़ अगर आप लिस्बन में लेना चाहें तो 1000 प्लस ही जाते हैं आप, 1100 भी हो सकता है, 1200 भी हो सकता है। चूँकि आजकल इमिग्रेंट्स की वजह से रिहाइशों में बहुत ज़्यादा प्रेशर है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग आए हुए हैं, इसलिए ये एक बहुत मुश्किल हुआ है सिचुएशन के यहाँ पे रिहाइश मिलना फैमिली के लिए। तो आप मतलब शेयरिंग में रहना मुश्किल हो जाता है। बाकी ये है कि आप अगर मतलब हो अकेले रह रहे हों तो आप बेड स्पेसिस वगैरह पे रहते हैं लोग, यहाँ पे हमारे देसी भाई रहते हैं, तो थोड़ा बहुत गुजारा हो जाता है उनका। लेकिन गुजारे वाली बात ही है, इतना वो लीनिएंट नहीं होता, इतना इजी नहीं होता रहना। बाकी ये है कि यहाँ पे अगर आप दूसरी जगह पे चले जाएं, दूसरे सिटीज़ में, तो रेंट ऑलमोस्ट 50% पे आ जाता है और लेस दैन 50% पे आ जाता है। लेकिन आप ये देखें कि दूसरे सिटीज़ के अंदर थोड़े बहुत ट्रांसपोर्ट के मसाइल आ जाते हैं। और दूसरा ये है कि काम मिलना मिलाना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, थोड़ा सा मुश्किल होता है, ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। अच्छा, मेरा इसके बाद का क्वेश्चन मेरा ये एक साहब ने मुझे भेजा था
कि ये 6 ग्रेड का क्या हिसाब किताब है जिस पे TRC जल्दी मिल जाती है? जी खालिद भाई ने सवाल किया है कि ये जो बच्चे स्कूल जाते हैं, सबसे पहली चीज़ ये होती है कि मैं थोड़ा कोशिश करूँगा कि उसको पूरी समरी ही आपको बता दूँ, पूरा समराइज़ कर दूँ कि कैसे ये चलना है सारा सिस्टम। जब आप यहाँ पे आते हैं ना, तो ये लोग जो है ना सिर्फ आपसे स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट मांगते हैं। जो बच्चा कहीं पे भी किसी मुल्क में भी पढ़ा है तो वो ये आपसे मांगेंगे कि जी यहाँ का स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट आप लेके आएँ, जो वहाँ की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से अटेस्ट होगा। उसके बाद उसकी यहाँ पे आके ट्रांसलेशन होगी। ट्रांसलेशन के बाद आप इनके एजुकेशन डिपार्टमेंट ने डिफरेंट ऑफिसेस बनाए हुए हैं जगह जगह पे, जो हर म्यूनसिपैलिटी के अंदर होते हैं। तो वहाँ पे जाके आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे। उसके बाद जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स होगी, जो डॉक्यूमेंट मैंने पहले बताए हैं वो भी सारे इंक्लूडिंग हैं उसमें, वो भी चाहिए होते हैं। यानी आपको निफ चाहिए होता है, निस चाहिए होता है, प्रूफ ऑफ एड्रेस चाहिए होता है, ये भी सारे बच्चों के भी चाहिए होते हैं, उनके पेरेंट्स के भी चाहिए होते हैं, पासपोर्ट भी चाहिए होता है। तो उसके बाद जब आपका बच्चा स्कूल जाना शुरू कर देता है तो 6 महीने के बाद आप स्कूल वालों से या जहाँ पे अब आपने डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे उनसे आप डिक्लेरेशन डिमांड कर सकते हैं कि जी मेरे बच्चे ने 6 महीने के लिए स्कूल अटेंड किया है, उसका हमें डिक्लेरेशन दे दें। या विद कंसेंट ऑफ लॉयर आप ले लें कि उन्होंने क्या लिखवाना है फॉर द पर्पज़ ऑफ इमिग्रेशन। तो वो डिक्लेरेशन ले के तो आप मतलब सेफ में चले जाएं विद अपॉइंटमेंट। तो उसकी बेस के ऊपर भी आपकी रेजिडेंसी प्रोसेस होती है। बच्चे की रेजिडेंसी आ जाएगी तो बच्चे की रेजिडेंसी आने के बाद आप फिर उसको मतलब उसके पेरेंट्स, उसके बहन भाई सबको लेके सबकी रेजिडेंसी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब डिपेंड करता है कि वो कितना टाइम लगाते हैं, ये तो आपके केस के ऊपर डिपेंड करता है। इसके साथ ही लगे तो मेरे पे एक क्वेश्चन ये आ गया है कि ग्रोसरी का कितना खर्चा होता है ग्रोसरी का, अगर आप फैमिली ऑफ 3 या 4 है तो? देखिए सर, फैमिली ऑफ 4 जो है ना, अब आप पे डिपेंड करता है आप बाहर जाके खाते हैं या घर में ही खाना खा लेते हैं। तो अगर तो हम सिर्फ घर की बात करते हैं तो तकरीबन ग्रॉसरी की, मैं स्पेशली वो नॉर्मल रख के ग्रॉसरी की बात कर रहा हूँ, तो ग्रॉसरी तकरीबन 500-600 तक ग्रॉसरी पर्सन ऑफ 4 के लिए काफ़ी होती है। बाकी यह कि बाहर में जाके आपने जितना भी स्पेंड करना है वो स्पेंड कर सकते हैं। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन है, अगर गाड़ी वगैरह रखते हैं आप और आपकी इंश्योरेंस वगैरह कितनी पड़ती है? देखिए सर, ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल किया है खालिद भाई ने। गाड़ी अभी तक मतलब मेरे पास पुर्तगाल का ड्राइविंग परमिट नहीं है, लेकिन ये अलाउ करते हैं यहाँ पे आप वो मेरे पास UAE का ड्राइविंग लाइसेंस है, तो मैं यहाँ पे उसके मतलब उसके साथ ड्राइव करता हूँ और मैं बाय भी कर सकता हूँ कार। तो ऑलमोस्ट आप ये देखें कि अगर आप कार लेते हैं लाइक 2013-14 मॉडल तक, तो 1 साल की इंश्योरेंस तकरीबन 300-350 के करीब इंश्योरेंस आती है 1 साल की। और उसके बाद गाड़ी की इंस्पेक्शन जो होती है वो तकरीबन 35 to 40 यूरोज़ होता है। बाकी पेट्रोल का रेट है वो फ्लक्चुएशन होती रहती है, वो तो इशू नहीं है। लेकिन आप अच्छी चीज़ ये है कि आप विदाउट कन्वर्टिंग ड्राइविंग लाइसेंस आप ड्राइव कर सकते हैं यहाँ पे। ये वीर वैसे सवाल तो बहुत हो गए, बहुत सवाल इससे पूछ लिए, लेकिन चूँकि मेरे दिमाग में ये वो सारे सवाल हैं जो सब्सक्राइबर मुझसे पूछते हैं कनाडा के रिलेटेड, तो वो सारी चीज़ें इंसान जहाँ भी है तो क्वेश्चंस प्रीटी मच ऑल द सेम। तो और ये क्वेश्चन मैंने रेंटल के बारे में तो इनसे पूछ लिया है, लेकिन अब मैं इनसे पूछता हूँ कि जो रेंटल में आप ये किराए पे लेते हैं लोग, तो क्या ये यूटिलिटीज़ आप पे करते हैं या लैंडलॉर्ड पे करता है? जी, वो तो सारी दुनिया की तरह यूटिलिटीज़ खुद ही पे करनी है। कनेक्शंस जो हैं आप ही के नाम पे लगते हैं ऑन द बेस ऑफ जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है, लीज़ कॉन्ट्रैक्ट, उसकी बेस के ऊपर आप ही ने सारा कुछ करना है, तो आप ही ने पे करना है उसको।
चलें व्यूअर, मैं क्या नाम है यहाँ पर इसको रैप अप करता हूँ, क्योंकि चलें व्यूअर मिलते हैं एक ब्रेक के बाद आएगा। ऑलवेज रिक्वेस्ट प्लीज़ सब्सक्राइब माय वीडियोस। कैनेडियन रोड ट्रैकर के चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरा टिकटॉक का जो पेज है उसको फॉलो करें। और अगर कनाडा में किसी को प्रॉपर्टी ख़रीदनी है, बेचनी है, उसके लिए मुझसे कांटेक्ट करें। और अगर आप कोई उम्रे का पैकेज लेना चाहते हैं तो उसके लिए एक्यूरेट ट्रैवल के इकबाल भाई को याद करें। और अगर आपको इमिग्रेशन से रिलेटेड कोई चीज़ चाहिए तो हमारे डिक्शन भाई, उनका नंबर आपको मिल जाएगा। वन ऑफ द मोस्ट प्रोफेशनल इन कैनेडियन इमिग्रेशन।